हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आईएएस मेंस के लिए। ठीक है, ये 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्क्स का है ये। और इसमें जब मैंने विजन आईएएस का मेंस का टेस्ट दिया था तो मुझे 6.5 मार्क्स मिले थे। कुछ क्वेश्चन मैं समझ ही नहीं पाया था, इसका जो क्वेश्चन का जो डिमांड है तो शायद इसमें 8 भी मिलता, और 15 में 8 मिलना, तो अगर 15 के हिसाब से 10 क्वेश्चन है तो अगर 7 के भी एवरेज से लेके चलते हो तो 7 दही 70, 7 न्यूटन इक्वल टू 70 मार्क्स, और इधर से तो 100 नंबर आप क्रॉस करते हो तो जीएस में एक अच्छा मार्क्स माना जाता है दोस्त। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कृषि के क्षेत्र की सुभेद्यता का आकलन कीजिए। ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए इस क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु क्या किया जा सकता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। प्रोवाइड एन अप्रेजल ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू नेचुरल डिजास्टर। व्हाट कैन बी डन टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ द सेक्टर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ सच डिजास्टर्स। अब देखिए इसमें एक जो सुभेद्यता वर्ड है ना, सुभेद्यता वल्नरेबिलिटी, इसको मैं समझ नहीं पाया था, तो उसमें जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए थे। मैं दूसरा पेपर में दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे भूमिका है, इंट्रोडक्शन जब भी लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन अगर आपका अट्रैक्टिव होता है ना तो एग्जामिनर के माइंड में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। देखिए, भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान की स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्राकृतिक आपदाओं का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं। अब आइए दूसरे पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखिए बाद में, कि उच्च सुविधता वाले क्षेत्र में आपदा आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, या ज़्यादा होती है। देखिए अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, जो किसान ऋण में डूबा हुआ होता है वो और भी ऋण में डूबता चला जाता है। ऐसी संभावना ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बाढ़ का पानी खेतों तथा घर में घुस जाने के कारण कृषि भूमि तथा आवास नष्ट हो जाते हैं, जिसके पुनः चक्रण में 1 वर्ष तक का भी समय लग सकता है। ठीक है, या फिर लग जाता है, या फिर उससे अधिक भी लग जाता है जो गरीब होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्ज के बोझ से अनेक किसान आत्महत्या कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हाल ही में महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की। सरकार की आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। डेफिनेटली अगर आत्महत्याएं बढ़ेंगी सरकार पर प्रेशर बनता है कि सब्सिडी दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। इन्होंने एक सजेशन दिया मुझे, सुभेद्यता के बिंदु, सूखा, बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कुल क्षति का 22% कृषि क्षेत्र प्रभावित है। उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को आपको मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, मूसलाधार वर्षा तथा बाढ़ मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम ऐड कर सकते थे, लेकिन 3 घंटे के अंदर आंसर को डील करना होता है तो उसमें थोड़ा परेशानी तो हो ही जाती है। अब देखिए आगे मैंने की समस्या आती है। अब इसको कम करने के लिए निम्न उपाय मैंने दिए हैं। ठीक है, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और वो कृषि को प्रभावित करती है, इसको कम करने के लिए क्या उपाय किए सकते। देखिए, रेडियो टीवी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को आपदा की पूर्व सूचना देना कि आने वाली है। जितना अधिक से अधिक लोगों को आप डिजास्टर आने वाला है उसके बारे में आप सूचना देंगे उतना अधिक फायदा है। नदियों में जो बाढ़ आता है उसके लिए नदियों में चेक डैम का निर्माण कर प्रवाह को धीमा करने का प्रयास करना। डेफिनेटली देखिए, बड़े बड़े डैम, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि बड़े बड़े डैम्स बनाने से हमें बचना चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि बड़े बड़े डैम बनाएंगे तो पानी को ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, या फिर कभी भूकंप आ गया या फिर बिजली बहुत तेजी कड़की, तो उसमें क्या होता है ना, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और अगर वो डैम टूटा तो आसपास के बड़े क्षेत्र को डुबो देता है। तो छोटे छोटे डैम्स होने पे क्या होता है, उसका जो वाइब्रेशन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। टूटेगा तो 1-2 बांध टूटेगा, तो बड़े क्षेत्र पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए छोटे छोटे डैम्स बनाने का प्रभाव दिया जाए। अभी जैसे कि जो चाइना का गॉर्जस डैम है उसको लेके भी काफ़ी विवाद है। उसमें इतने पानी स्टोर हो रहे हैं कि उसका ग्रेविटी पर फर्क पड़ रहा है। ऐसा अब उसका क्या सत्यता है, उसका सटीक मेरे पास प्रमाण अभी है नहीं, लेकिन ये बातें न्यूज़ और मीडिया में आ रही हैं। ठीक है, नदियों के समीप घर ना बनाने के लिए सुझाव देना। जैसे कि जो नदियों के पास घर बने हुए हैं वहाँ जहाँ तहाँ साइन बोर्ड लगा दिया जाए कि इस लेयर से ऊपर ही आपको घर बनाना है, कभी भी बाढ़ से आपकी तबाही हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बाद में एक है कि कृषि में सरकारी और निजी निवेश को प्राथमिकता देना। ठीक है, कि जैसे एग्रीकल्चर है उसमें अगर जैसे कि मान लीजिए मैं किसान हूँ और मेरा 2 एकड़ का एक फार्म है, तो उसमें मैं खेती करता हूँ, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगे प्राइवेट सेक्टर का और उसने पहले ही मुझे बीज और खाद ला के दे दी और बोला आप इतने उगा के दो और इतना पर केजी के हिसाब से मैं ले लूँगा।
ठीक है। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। देखिए फ़ायदा क्या होता है कि किसानों के पास तो पहले से पैसा आ गया, लेकिन नुकसान ये है कि कई बार वो हाफ पेमेंट करते हैं और बाद में लेने में चूक जाते हैं, तो फिर कोर्ट कचहरी का मामला जो पड़ता है वो आम किसान को बहुत परेशान कर देता है, क्योंकि वो आप बड़े बड़े, वो तो डेफिनेटली बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको पता है कि पैसे जिसके पास है वो उसका कानून में वजन बढ़ जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि कानून उन्हीं का सपोर्ट करता है या वही वही विजयी होते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी होती है, कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि मान लीजिए आपने टमाटर लगाए, उन्होंने 10 रुपये के एवरेज से बोला कि आप 10 क्विंटल मुझे दो, लेकिन उस समय टमाटर की कीमत 60 रुपये है, तो आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। तो अब दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों एंगल से देख के करने में अब इसमें क्या किया जाए ये सोचने का विषय है। देखिए नदियों के यहाँ पर मैंने लिखा है, नदियों के समीप के क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम भी स्थापित की जा सकती है। ठीक है, स्थापित की जा सकती है। यहाँ पर मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है दोस्तों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो नेचुरली भगवान ने या फिर मेरी कमी की वजह से राइटिंग खराब हुआ है। देखिए आपने प्रश्न के दोनों मांगों के अच्छे प्रारूप भूमिका लिखी है, आपका प्रयास सराहनीय है। देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 1/2 मार्क्स है। तो अगर मैं सुभेद्यता जो वर्ड है वल्नरेबिलिटी उसको मैं डील करता तो मे भी यहाँ पे 8 मार्क्स जा सकता था। 8 हटा भी थे तो 7 तो कंफर्म मिलता। तो अगर 7 मार्क्स का भी एवरेज, आप 6 मार्क्स का भी एवरेज लेके चलते हैं, 60 इधर और उधर 4 का एवरेज लेके तो 40 है, तो 100 से प्लस मार्क्स लेके आना यूपीएससी के मेंस में एक पेपर में अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझा दिया गया। 3 घंटे में एक प्रेशर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करना मतलब ये बहुत इजी टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए एक बात मैं आपको ये बता देता हूं कि कभी भी कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। आप जितना उसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसमें, वो चीज़ें आपको ज़्यादा आगे लेके जाएंगी। ठीक है, इस आंसर को 10 बार लिख के 10 तरीका से बेहतर तरीका से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन आप और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। आप दूसरे कंट्रीज़ का या किसी स्टेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सिंपल का आंसर है मेरा कुछ साल पहले का, जिसमें मतलब मेच्योरिटी की भी कमी थी मेरे में, उस समय मैंने आंसर लिखा था। तो अभी मैं लिखूंगा तो इसको डेफिनेटली है कि मेरे राइटिंग में भी कुछ सुधार होगा। उसके बाद पॉइंट्स को मैं छोटे करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया का मैप डाल के मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि कौन कौन से एरिया में आपका वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, और अगर आप इसका आंसर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि इसको और कैसे बेहतर से लिख सकते थे। थैंक यू।